अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। आज पूरे मुल्क में यौम शोहदा मनाया जा रहा है। मुल्क के चप्पे चप्पे में तकरीबात मुनक्किद की जा रही है जिसमें अवाम अपने शोहदा को खिराज अकीदत के साथ फौज को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। 9 मई को एक सियासी जमात के कुछ शरपसंदों ने वो काम कर दिखाया जो इससे कबल लाख ख्वाहिशों के बावजूद दुश्मन सर अंजाम नहीं दे सका। सरकारी और निजी इमलाक के साथ सरकारी तंजीमात को जलाया गया, शहीदों के मुजस्मे और निशानियों को तबाह बर्बाद किया गया। आज कौम उसी सानहे की याद में यौम शोहदा मना रही है। शोहदा की निशानियों से खिलवाड़ करने वाले तो अपने अंजाम को पहुंचेंगे, लेकिन कौम हर बरस ये दिन बनाकर ये पैगाम देती रहेगी कि ये फौज और शोहदाई मुल्क की असल रेड लाइन है। जो भी इस रेड लाइन को क्रॉस करेगा उसका अंजाम इबरतनाक होगा। यौम शोहदा के हवाले से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर रेडियो पाकिस्तान की इमारत का दौरा किया, जहां डीजी रेडियो पाकिस्तान ने उन्हें 9 मई के हवाले से ब्रीफिंग दी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने 100 साल के रिकॉर्ड और तारीखी विरसे को तबाह कर दिया है। जिन्होंने ये शर्मनाक काम किया उनमें और दुश्मनों में कोई फ़र्क नहीं है। वज़ीर साहब इस मौके पर क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। 9 मई को शहीदों की और गाजियों की बेहरुमती, 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला, रेडियो पाकिस्तान पेशावर में हमला, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं समझता हूँ कि 9 मई और 10 मई के दौरान जो दिलखराश वाक़यात रूनुमा हुए, उसने पाकिस्तान में बसने वाले 23 करोड़ अवाम को शदीद दिली सदमा पहुँचाया। गम और गुस्से की एक शदीद लहर पूरे पाकिस्तान में आनन फानन उसकी लहरें फैल गईं। दूसरी जानिब यौम शोहदा की मरकजी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई, जिसके मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे। इस तकरीब में मौजूदा और साबिका इंतहाई अहम ओहदेदारों ने शिरकत की और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातह खानी और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। जबकि नेवी और पाक फजाइया के सरबराहान और आला अस्करी और पुलिस अफसरान ने भी यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। तकरीब तो शोहदा से मुताल्लिक थी, लेकिन इस तकरीब का मकसद बहुत बड़ा और वाज़ेह था। मकसद बज़ाहिर यही था कि मुल्क में मौजूद तमाम इंतशार पसंदों को न सिर्फ आनी हाथों से निपटा जाएगा, बल्कि मुल्क में अहम इदारों में मौजूद दरारों के बयानिए का भी खात्मा है। इस तकरीब से जारी होने वाली एक तस्वीर ने इदारे में मौजूद 2 बयानियों की मुकम्मल नफ़ी कर दी है। ये तस्वीर थी मौजूदा और साबिका आर्मी चीफ की एक ही सफ़ में बैठने की। इस तस्वीर ने धुंधलाए मंजरनामे को साफ कर दिया और साबित कर दिया है कि फ़ौज हमेशा एक सफ़े पर थी और है और रहेगी। 9 मई के वाक़यात का सबब बनने वाले सियासी जमात के लीडर्स, जिनको मीर जाफ़र और मीर सादिक करार देते रहे, आज वो सिपा सलार के साथ शाना बशाना इस तकरीब में न सिर्फ मौजूद थे, बल्कि शोहदा के लवाहिकीन पर दस्ते शफ़क़त रख रहे थे। ये इस तस्वीर और इस बयान का भी तसलसल महसूस होती है, जिसमें कहा गया था कि पाक फ़ौज ने माजी की गलतियों को सीखा है। अगर प्रोड्यूसर साहब वो तस्वीर भी सामने रख सकते और वो ना दोहराने का, इस तरह के मामलों को ना दोहराने का आज़म भी किया। और इस बयान के बाद ही फ़ौज ने खुद को सियासत से अलग किया, जिसका अमली मुजाहरा आज तक जारी है। जबकि दूसरी तरफ हालात इंतहाई नाजुक हैं। जिनको अपनी मकबूलियत का जोम था, आज इस कदर जवाल पजीर है कि खुद उनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। वक्त ने आज साबित कर दिया कि इमरान खान अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। वो ताकत और छुपे हुए किरदारों की मदद की आस में इतने आगे निकल गए कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि आगे गहरी खाई है। 9 मई पीटीआई के लिए एक डरावना ख्वाब बनकर रह गया, एक नाइटमेयर है, जिसने चंद रोज में इंतहाई मकबूल जमात को अर्श से फर्श पर ला खड़ा किया है। जियो फेंसिंग और कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए मिलने वाले शवाहिद और गिरफ्तार मुल्जिमान के एतराफी बयानात बता रहे हैं कि अस्करी और हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले मामले का खुरा पार्टी की क़यादत तक जाता है। ऐसे सबूत इदारों के हाथ लग चुके हैं जो साबित करते हैं कि 9 मई के वाक़यात इत्तफाकिया नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म कार्रवाई का नतीजा थे, जिसमें सियासी जमात की रहनुमाओं उसमें मुलव्विस थे और भरपूर किरदार अदा किया। हमले की तरगीब लीडर्स की तरफ से दी गई। ऐसे में 9 मई के वाक़यात से पार्टी को बरीउज़्ज़िम्मा करार देना किसी के लिए आसान काम नहीं है। इन हमलों में मुलव्विस अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए स्पीडी ट्रायल का आगाज़ हो चुका है। इन अफराद को आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल किया जाएगा और 16 अफराद को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने के अहकामात भी जारी किए जा चुके हैं। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 शरपसंदों को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म देते हुए करार दिया है कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है और अब मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई आर्मी एक्ट 1952 के तहत होगी। इसके अलावा ज़राए FIA के मुताबिक 9 मई के जलाओ घिराव के वाक़यात में मुलव्विस होने के तनाजुर में इमरान खान समेत 600 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली और PTI अहदेदारों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल है। एक तरफ ये सारा मंजरनामा है, दूसरी तरफ इमरान खान जो कभी NRO ना देने की बात करते थे, किसी का AC उतरवाने की बात करते थे, मैं छोड़ूंगा नहीं, इस तरह का लहजा होता था। अब उनका लबो लहजा क्या है?
अब वो क्या बात कर रहे हैं, किससे मदद मांग रहा है, जरा उसकी एक हल्की सी झलक भी प्रोड्यूसर रखिएगा। सारे लोगों को जेलों में डाल दे, मुझे ये नहीं पता मैं अब किसे कांटेक्ट किसे करूं, मेरे से कांटेक्ट ही कोई नहीं हो रहा, ना मुझे लीडरशिप मिलती है ना कोई मिलता है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने पांव पर ये कुल्हाड़ी कैसे मारी है, ये खुद ही अपने खोदे हुए गड्ढे में कैसे आ गिरी है कि आगे खड्डा है पीछे खाई है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की साबिका ओहदेदार, ये डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल वुमेन विंग रही हैं पलविशा अब्बासी साहिबा, उन्होंने में ज्वाइन किया है और सारे मामले को उन्होंने बड़े करीब से देखा है। इस सारे मामले में वो किस तरह से ज़ेर एताब भी आई कि जब उन्होंने अपना डिसेंट किया कि वो इसमें शामिल नहीं होना चाहती हैं, तो उस वक्त पार्टी ने इन पर नज़ला गिराया और फिर इनकी जो डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरलशिप है बतौर विमेन विंग के अंदर जो है डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल, उस ओहदे से हटाने का सर्कुलर जारी किया गया और फिर इनको डी नोटिफाई कर दिया गया और नंबर्स ब्लॉक कर दिए गए, व्हाट्सएप से इनको रिमूव कर दिया गया। क्या वजह क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, खुद हमारे साथ पलविशा अब्बासी साहिबा मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। पलविशा अब्बासी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आपकी भरपूर ट्रॉलिंग इस वक्त सोशल मीडिया पर पीटीआई ट्रॉल्स कर रहे हैं, वजह बता सकती? वालेकुम सलाम रेहान, थैंक यू सो मच। देखें, हम सब जानते हैं, अगर हिस्ट्री उठा के देख लें तो किस वजह से ट्रोल किया जा रहा है। रीज़न यही है कि वाई आर यू सपोर्टिंग पाक आर्मी, एंड दूसरा ये कि मैं उनके फेवर में ट्वीट्स क्यों करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी तनकीद नहीं की होगी, मैंने पॉलिसीज़ पर तनकीद की है, इदारे हमें इजाज़त देते हैं, लेकिन जहाँ पर बात मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट की आ जाए तो मैं उस चीज़ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैंने इस चीज़ की पुरजोर मज़म्मत की जब किसी ने भी पार्टी में इस चीज़ की मज़म्मत नहीं की थी, और उस मज़म्मत करने की बेस पर आज मुझे मैं बता नहीं सकती कि हम लोग इखलाकियात से इतना हिट चुके हैं कि हमें ना अपने दाएं कुछ नज़र आता है ना बाएं, और हम लोग गालियाँ देने पे उतर आते हैं। देखिए, आपको पीटीआई ज्वाइन किए हुए को बहुत लंबा चौड़ा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन आपको ओहदा मिल गया, बड़ा ल्यूक्रेटिव ओहदा था, आप विमेन विंग के अंदर बतौर डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल काम करती रही, आपको इस ओहदे से डी नोटिफाई किया गया। ये महज इसलिए किया गया कि आप एक जगह पर अपना डिसेंटिंग नोट पेश कर चुकी थी, जो पार्टी कह रही थी, आप समझती थी कि उससे आपको इख्तलाफ है, आपकी ज़रूरत इख्तलाफ पर आपको डी नोटिफाई किया गया? देखिए जी, हुआ ये था कि मैं एक वर्कशॉप थी वो अटेंड करने के लिए गई थी, जिसके बाद और जो मैं पार्टी को बता कर गई थी, मैं जब वहाँ से आई तो मुझे पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट शो कॉज नोटिस दिए बगैर डी नोटिफाई किया गया। और उसका रीज़न ये बना कि तुम तो जो है स्पोक्स पर्सन बन गई हो जाकर आर्मी की। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मैं अपने शहदा के लिए बात कर रही हूँ, अगर मैं उनकी कुर्बानियों की बात कर रही हूँ, अगर हमारी फ़ौज पाकिस्तान में कुछ अच्छा कर रही है और मैं उसके लिए बात कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट था, या कहीं से भी आप इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कि मैं जो है गलत बात कर रही हूँ। तो रीज़न ये बना था मुझे डी नोटिफाई करने का। उसके बाद भी जो है मुझे इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते रहे कि तुम क्यों पाक फ़ौज के फेवर में ट्वीट्स करती हो, और ये सिलसिला चलता रहा। बीच में कुछ गद्दारे वतन हैं जिनसे मेरी ट्विटर पे एक लड़ाई स्टार्ट होगी, उनको सपोर्ट किया गया, ग्रुप्स के अंदर, पीटीआई के ग्रुप्स के अंदर उसको सपोर्ट किया गया, और मुझे बोला गया कि मैं पार्टी पॉलिसी लाइन के अगेंस्ट जा रही हूँ। वो किसकी तरफ इशारा कर रही हैं आप? ये मैं बात कर रही हूँ आदिल राजा की, जो इस टाइम यूके बैठकर पाकिस्तान के अंदर दंगा फसाद करा रहा है। और मैं देखिए, हम सब जानते हैं कि ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, और हम लोग एक ऐसे एलिमेंट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं और कैसे प्रमोट कर सकते हैं जो बाहर के मुल्क बैठकर पाकिस्तान के अंदर लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है और उनको बता रहा है, उनको प्रोवोक कर रहा है कि आप जाएँ ISI हेडक्वार्टर्स पर जाके हमले करें, आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ जाएँ, और नेम कॉलिंग्स कर रहा है, और लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इस तरह के लोगों की मजम्मत क्यों नहीं कर रहे, और हम इस मुल्क में ऐसे लोगों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, हम उनको क्यों प्रमोट कर रहे हैं कि वो हमारे मुल्क के अंदर लड़ाई और दंगे फसाद जो है डलवाएं। अच्छा, देखिए, आपने कहा कि ग्राउंड्स ये थे कि पार्टी पॉलिसी से आपने इन्हेराफ किया है, इसलिए आपको डी नोटिफाई किया गया, या पार्टी ने आप पर नजला गिराया? पार्टी पॉलिसी एग्जैक्टली थी क्या? देखिए, पार्टी पॉलिसी जो थी वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं थी, लेकिन मुझे डी नोटिफाई इस बेस पर किया गया कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा स्पोक्स पर्सन बन गई हो, और इस वजह से मुझ पे बहुत प्रेशर था और मैंने तुम्हें डी नोटिफाई कर दिया। और बहुत ज़्यादा मीटिंग्स में ये बैठ के बोला गया कि
सीनियर लीडरशिप की तरफ से प्रेशर था कि इसको डीनोटिफाई कर दिया जाए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्पोक्स पर्सन बनती है। आई डोंट गेट वन थिंग कि कोई भी सियासी जमात में ताल्लुक़ रखने से पहले हम सब पाकिस्तानी हैं, और आप मेरी लॉयल्टीज़ पे कैसे शक कर सकते हैं या कैसे उंगली उठा सकते हैं अगर मैं हर उस शरपसंद अनासर की मजम्मत करती हूँ जो हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट है, हमारे पाक फ़ौज के अगेंस्ट है, और वो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में दूरियां पड़वा रही है। और मैं देख सकती हूँ कि किस तरह से लोग मैनिपुलेट हो रहे। नहीं, वो बात ठीक है, जो बात आप कर रही हैं बड़ी वैलिड है, लेकिन पार्टी पॉलिसी एग्जैक्ट क्या थी कि आपने फौज के खिलाफ बात कर रही है, क्योंकि आप तो फौज की हिमायत में बात कर रही थी, वर्कशॉप्स में जा रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर इस पे खुल के बात कर रही थी, लेकिन वो आपसे क्या चाह रहे थे? व्हाट वर दे डिमांडिंग फ्रॉम यू? देखिए, मुझे जो है मैं गलत बयानी बिल्कुल नहीं करूँगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं बोला गया कि तुम फ़ौज के अगेंस्ट बोलो, लेकिन जब मैं फ़ौज के फेवर में बोल रही थी तो उसके बदले में मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखना पड़ा। मुझे डीनोटिफाई कर दिया गया, मुझे रीज़न ये दिया गया कि तुम पार्टी एक्टिविटीज़ में नहीं आती। और मेरे ख्याल से अगर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स उठा के देखे जाएँ तो आई वॉज द वन जो बहुत ज़्यादा एक एक्टिव मेम्बर रही हूँ। बाकी पार्टी पॉलिसी कभी भी अगेंस्ट नहीं थी आर्मी के, लेकिन जब भी मैंने फ़ौज के फेवर में बात की तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, बहुत गालियाँ, बहुत बैकलैश, मुझे डबल एजेंट बोला गया, जो कि अभी तक बोला जाता है। ये भी बोला गया कि ये विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, जिन बातों के मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब भी नहीं पता कि अगर आप अपने मुल्क की फ़ौज को सपोर्ट कर रहे हो तो किस तरह से आपकी कोई लॉयल्टीज़ पे जो है वो अच्छा देखिए, 9 मई को आपकी विमेन विंग की तरफ से एक ऑडियो, मतलब विमेन विंग क्या खवातीन है कुछ आपकी पार्टी की, कंवल शोजब साहिबा जो XMNA है, वो उनकी ऑडियो भी हमने सुनी। तो ये क्या हुआ था 9 मई को एग्जैक्टली, और ये प्लान कहाँ बना था, और प्लान था क्या कि किस टारगेट को हिट करने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो ग्रुप्स में नहीं थी, बट मुझे ना डिफरेंट ख़वातीन ने ये स्क्रीनशॉट्स भेजे, क्योंकि वो इस सारे हिस्से का जो था, इस सारे प्लान का जो था वो पार्ट नहीं बनना चाहती थी। दे सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स कुछ दिन बाद, एंड मैंने जब वेरीफाई किया कि वो स्क्रीनशॉट्स असली हैं तो मैं बिल्कुल मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया और ना ही मेरी अखलाकियात ने कि मैं इस चीज़ पर चुप रहूं कि वो मेरे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है। मैंने वो पोस्ट भी किए, मैंने बताया भी कि किस तरह से पार्टी के अंदर लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है, और कंवल शोजब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी। और मैं यहाँ पे ये बात बताती चलूँ कि कंवल शोजब की इंस्ट्रक्शन सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की ख़वातीन तक लिमिटेड नहीं थी। ये चलता ऐसे है कि कंवल ने जो है ग्रुप में इंस्ट्रक्शन दे दी। अब जो नॉर्थ की प्रेसिडेंट है, जो साउथ की प्रेसिडेंट है, जो लाहौर में है या जो आगे पीछे है, वही मैसेज उठाएंगी, और जो नीचे की जितनी भी ख़वातीन है वो उनको वो मैसेज देंगी। तो वो मैसेज सिर्फ वो जो एक उनका मैसेज था वो लिमिटेड नहीं था पिंडी इस्लामाबाद के लिए, बल्कि वो तमाम लोगों के लिए था। जितनी भी ख़वातीन विंग से जो थी मुंसलिक थी ख़वातीन, वो मैसेज तमाम ख़वातीन के लिए था। और मैं तो कब से बोल रही हूँ कि इस चीज़ पे जो है मजम्मत तो अब एक बहुत पीछे रह चुका है लफ्ज़। इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि कैसे कोई पाकिस्तान के कैसे कोई हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे जो है इस तरह से हाथ डाल सकता है, और कैसे जो है इस किस्म के इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। तो ये कहना मुनासिब होगा इस सारी सिचुएशन को देख के कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने या चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है? देखें जी, मैं आपको एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं आज भी बोलूँगी कि इस मुल्क में या तो आपकी फ़ौज रहती है या फिर दुश्मन की फ़ौज रहती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल कि आपको सोचना चाहिए कि फ्यूचर जो है फ्यूचर में क्या होना है। अगर हम 8 मई को देखें तो हम लोग कहाँ पर थे और 9 मई के बाद हम कहाँ पर हैं। तो देखिए, अगर किसी को ये लग रहा था कि हम लोग इस्टेब्लिशमेंट से लड़ लेंगे, या किसी को अभी लगता है कि हम अपनी रियासत से लड़ लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपनी रियासत से लड़ के फ़तेह हासिल नहीं कर सकते। आपका मुल्क है, आप मुल्क के जो है स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोगों ने मिल बैठकर ये मुल्क चलाना है। अभी जो है बाहर के लोगों को आप अलाउ नहीं कर सकते, या शरपसंद नासिर को अलाउ नहीं कर सकते कि वो आपके मुल्क के फैसले बिल्कुल ठीक बात है। ये उनको क्या लग रहा था, बिकॉज यू वर देयर इनसाइड द कंसर्न क्वार्टर्स ऑफ PTI, वो उनको क्या लग रहा था एस्टैब्लिशमेंट से लड़के या फौज को ललकार के? उनका टारगेट क्या था? क्या वो देख रहे थे कि फौज में कोई रिवॉल्ट करा देंगे हम, या फौज को इश्ताल दिलाएंगे? क्या टारगेट क्या था जिसको हिट करना चाह रहे थे? देखिए रेहान, बात ये है ना कि मेरे ख्याल से जो हमारी
इस्टेब्लिशमेंट की पिछली लीडरशिप से लड़ाइयाँ थी, हमें उस सबको भूल जाना चाहिए था। हमें वो चैप्टर वहीं पे क्लोज़ कर देना चाहिए था जब हमारी न्यू लीडरशिप आई थी, क्योंकि हर लीडरशिप को जो होता है एक इंस्टीट्यूट चलाने का तरीका डिफरेंट होता है, हर किसी की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, हर किसी का अपना फार्मूला होता है। तो हम लोग जो है वो हर फार्मूला हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते, और ना ही हम ये बोल सकते हैं कि जो कुछ हमने इस पुराने टेन्योर में किया हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो मुझे लगता है कि जब ये सारा सीन हुआ था तो हमें इस सारी चीज़ को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि तमाम लोगों को मिल बैठकर इस चीज़ को हल करना चाहिए था और डिसाइड करना चाहिए था कि हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में पहले क्या चीज़ आ रही है। देखिए, मुल्क होगा तो हम सियासत करेंगे, मुल्क ही नहीं होगा तो ना हमारी सियासत होगी और ना ही हम बाकी चीज़ें कर सकते। अच्छा, अगर आप बता सके कि कौन लोग थे पर्टिकुलरली खान साहब के नज़दीक जो ये मैसेज या स्पून फीडिंग करते थे या इंस्ट्रक्शंस देते थे कि भाई ये टारगेट है, इसको अचीव कर लेंगे, और अंदर भी जैसे जिस शख्स का आपने नाम लिया कि वो बरतानिया में बैठ के इस तरह की कैंपेनिंग कर रहा है, उनके भी बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स देखने में आते हैं, खास तौर पे फ्रॉम इनर सर्कल्स, मतलब वो प्रिटेंड यही करते हैं कि वहां से कोई न्यूज़ ले रहे हैं और उसके बाद वो पब्लिक में फीड कर रहे हैं। तो खान साहब को कौन बता रहा था कि वहां पर ये चल रहा है और बस आप थोड़ा सा और मजामत करेंगे तो आपका काम हो जाएगा? रेहान, मैं गलत बयानी नहीं करूँगी, जो चीज़ मुझे नहीं पता मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगी। आई डोंट नो कि उनको कौन बताता था कौन नहीं बताता था, बट अगर ये कहा जाए कि आदिल राजा को जो है उसकी मजम्मत हम नहीं करें इसलिए कि वो पार्टी का मेंबर नहीं है, तो ये चीज़ सरासर गलत है। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दौर है, एंड वी नो वेरी वेल कि पाकिस्तान के अंदर आज जो कुछ भी हुआ है उसमें उस इंसान का एक बहुत बड़ा हाथ है, और इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि पार्टी जो है उसको सपोर्ट कर रही है। आप हर जर्नलिस्ट के अगेंस्ट बोल सकते हो, आप हर यूट्यूबर के अगेंस्ट बोल सकते हो, आप हर किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट बोल सकते हो, लेकिन आप उस बंदे के अगेंस्ट नहीं बोल रहे, पार्टी ऑफिशियल्स जो इस टाइम मुल्क में जो है दंगा फसाद करा रहा है, जो इस्टेब्लिशमेंट को बैठ के वहाँ पर फजूल बातें करता है और उस बंदे को जो है रॉ सिक्योरिटी देता है, उस बंदे को रॉ जो है कंटेंट देता है, और उस चीज़ पे आप मजम्मत नहीं कर रहे। आप कैसे नहीं कर सकते जब आपकी 90% आवाम उसको सुनती है और आप कहते हैं कि वो पीटीआई का मेंबर नहीं है, हम उसकी मजम्मत नहीं करते। अगर आप उसके वीलॉग्स उठाकर देखें तो पीटीआई ऑफिशियल के जो बाहर के मुल्क में लोग बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा बैठ के उसके साथ वीलॉग्स कर रहे होते हैं, जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज हैं यूके में या यूएसए में। हाउ कैन दे पीपल सिट विद दैट गाय हु इज़ अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट? अच्छा, आपके साथ जो कुछ हुआ वो अपनी जगह पर, लेकिन हमने देखा कि पीटीआई जब से ज़ेरे एहताब आई है, खासतौर पे 9 मई के बाद से, तो जो फर्स्ट ईयर के लोग हैं, फवाद चौधरी जैसे, वो भी पार्टी से डिस्टेंस कर रहे हैं आपके, वो कुछ देर के लिए सियासत से ब्रेक ले रहे हैं और पीटीआई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। किस तरह से देखते हैं, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि बड़े बड़े बुर्ज भी पीटीआई के अंदर उलट जाएंगे? देखिए, मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि खान साहब जो है उनकी गिरफ्तारी होगी। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि हम लोग अपने ही मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे, हम लोग अपने ही शहीदों के जो है मुजस्मे और तस्वीरात को जाके जलाएंगे और तोड़ फोड़ करेंगे। ये सारा जो कुछ हुआ किसी ने नहीं सोचा था। और जिस तरह से लीडर छोड़कर जा रहे हैं, तो अगर आप ये कहें कि उन पर प्रेशर है तो ठीक है, प्रेशर होगा, लेकिन अगर देखें हर किसी की एक अपनी एक अपना चीज़ें चल रही होती हैं, हर किसी के सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं, तो मेरे ख्याल से आई एम नो वन टू जज देम। पलविशा भाई साहब, हाउ डू यू सी पीटीआई नाउ? जरा क्विकली बताइएगा, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। देखिए, मुझे लग रहा है कि हम सबको भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म नहीं हो सकती। तो आई थिंक कि अभी भी हम लोग बैठे और हम सबसे सारी जमहूरी जमातें बैठें और अपने इदारों के साथ बैठें, तो हम लोग ये चीज़ें हल कर सकते हैं एक अच्छे नोट पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पलविशा अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑडियोज वीडियोस के ऊपर जो इंक्वायरी कमीशन बना, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसके अगेंस्ट पिटिशंस को एक्सेप्ट करके 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही वेलकम बैक। ऑडियो लीक्स पर बनाए गए कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन दरखास्तों को एक्सेप्ट करते हुए अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल मौजूद होंगे। उनकी सरबराही में जो बाकी जजेस हैं उनमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी मौजूद होंगे।
अब जो कमीशन तश्कील दिया गया उस कमीशन को चैलेंज किया गया है और उससे पहले जो सवालात उठाए जा रहे थे कि चीफ जस्टिस के गो एड के बगैर ये कमीशन नहीं बन सकता था, इसलिए इसकी तश्कील गैर आईनी है, गैर कानूनी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला चला गया है तो क्या इससे इदारे के अपने अंदर जो डिवीजन है वो गहरी होगी, कितना कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा और खास तौर पर बेंच के अंदर मौजूद जो जजेस हैं इन पर पहले भी सवाल होता रहा है। बात करेंगे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, कमीशन की तश्कील सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती है, सुप्रीम कोर्ट अब 5 रुकनी लार्जर बेंच बना चुका है, कल इसकी समाअत होने जा रही है, लेकिन मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री की सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच बना है और चीफ जस्टिस से मुताल्लिक की कुछ ऑडियोज हैं, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा? मैं इंतहाई अदब और एहतराम से ये अर्ज करूँगा कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को इस बेंच में शायद नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि दो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के ऑडियो लीक्स के हवाले से जो कि TOR हुकूमत वक्त ने कमीशन की तश्कील के वक्त बनाए थे उनका भी जिक्र है। एनीवेज़ वो बेहतर समझते हैं, हम तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको याद होगा कि माजी करीब में जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उनके बेटे अरसलान हैदर का केस उनके पास आया और उस बेंच का हिस्सा थे और एतराज़ात करने पर वो उठ के और बेंच छोड़ दिया और जिसकी सरबराही फिर बाद में मिस्टर जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने की। तो मामला यही है, लेकिन एक चीज़ मैं जिन दोस्तों ने चैलेंज किया है उनके हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो क्यों नहीं चाहते कि क्लैरिटी हो। बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, अगर फॉरेंसिक हो जाती है और ये क्लियर हो जाता है कि ये झूठी हैं, ये टैप की गई हैं, ये पैचेस लगाए गए हैं, असल मुद्दा ये नहीं था, बात कुछ और थी, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने तो तस्लीम कर लिया कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई है उसको भी माना, अपने वकील के साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई है उनको भी तस्लीम किया। तो अगर वो तस्लीम कर रहे हैं तो 50% तो बात ठीक होगी। देखिए, एक तो इसमें सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसको चैलेंज किया, शहरी की दरखास्त भी आ गई, अब ये मामला टेकअप भी हो गया, कल इस पर समाअत भी हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये मामला आया था उस वक्त भी कि जब एक और ब्रदर जज की ऑडियो आई थी परवेज़ इलाही साहब वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये भी पैगाम है, इसके ऊपर उन्होंने कान नहीं धरे थे या इस मामले को सीरियसली टेकअप नहीं किया था। कल जब ये बेंच इस मामले को सुन रहा होगा तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि उस वक्त जब नहीं सुना गया था अब ये बेंच जो है ये कमीशन को जायज करार दे देगा? आपको ये बताता चलूं कि जब ये ऑडियो लीक्स हुई तो हमने मुतालबा फौरी तौर पे कर दिया कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए और हुकूमत वक्त करे या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे, क्योंकि ये बहुत सीरियस बात है। जजेस पे एलिगेशन है और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है उन पे एलिगेशन है, एक सूबे के वज़ीर आला हैं उनका है, तो आप करें। और अगर ये गलत है तो जिन्होंने गलत ये बनाई है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर सही है तो फिर कानून के मुताबिक जो फैसला होता है वो करें। और जब नहीं किया गया तो हमने पाकिस्तान बार कौंसिल ने तमाम प्रोविंशियल बार कौंसिल्स की क़यादत को बुलाया, मीटिंग हुई और वहाँ पे ये तय पाया कि सबसे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल रेफरेंस फाइल करेगी और बाकी जो 4 सूबे हैं और इस्लामाबाद बार कौंसिल है 5, तो वो रेफरेंस फाइल करेंगे मुअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ। तो इस तरह 6 रेफरेंसेस हमने फाइल कर दिए जो अभी तक पेंडिंग है। और एक बात सर आपको बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल या किसी सूबाई बार कौंसिल ने आला अदलिया के किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल की हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो आप खुद एवेलुएट करें, नाज़रीन करें। हम तो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि अदलिया को मिलाएं। तो इससे क्या इस्टेब्लिश होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात में संजीदा नहीं है? नहीं, मैं तो बल्कि चले उनकी तक तो बात है, उनके पास पिटीशंस आ गई हैं, उन्होंने बेंच बना लिया। मैं तो उन पे हैरान हो रहा हूँ जो पिटीशनर्स हैं, जिनकी ऑडियो लीक्स हैं और जिनको चाहिए कि ये मामलात क्लियर हों और वो साफ सुथरे होके बच्चे सामने आ जाएं और ये कह सके कि देख लें तहकीक हुई है, गैर जानबदार तहकीकात हुई हैं और एक इतने हाई प्रोफाइल कमीशन ने की और उसमें से हम फारग हो गए।
तो ये मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, हो जाना चाहिए, वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। ऑल दो कि हमारी इसमें बड़ा क्लियर स्टैंस है कि किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हो गया है तो इसमें फिर देखना ये है कि ये कितनी सीरियस बातें हैं जो कि वज़ीर आला पंजाब से की जा रही हैं, फिर वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब से डायरेक्ट बातें हो रही हैं, और फिर वो 2 दिन के बाद वो केस भी फिक्स है जिस केस के मुतल्लक बातें हो रही हैं, और उस केस में ऑडियो लीक होने के बावजूद एक डायरेक्शन दी गई है, और वो उस केस में डायरेक्शन दी गई थी जिसमें वो इलेक्शन सुओ मोटो लेने के लिए कहा गया। तो ये इंटरलिंक्ड है सारी चीज़ें। पाशा साहब, मामला तो एक और भी है ना। एक तरफ अब जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सरबराही में ये कमीशन काम कर रहा है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस की सरबराही में ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया है। तो इससे तो मामला मजीद खुलकर सामने नहीं आ गया। पहले तो जो कुछ हो रहा था अंदर हो रहा था इदारे के, फिर वो बातें होती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ही मतलब ये तो सीधा सीधा हेड ऑन है सर। मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, काफ़ी बातें हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बहुत वाज़े है, और उसी तरह फिर वो अवाम में भी इसी तरह डिवीजन चली आ रही है, मुख्तलिफ इदारों में भी आ रही है। तो ये हम कोई अच्छा तासर नहीं बन रहा, और ना ही इसीलिए हमने मुतालबा किया था, पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये मुतालबा किया था कि अगर फुल बेंच नहीं बनाना चाहते किसी वजह से, एटलीस्ट फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें, सारे जजेस, 15 तो जजेस हैं, सारे बैठ जाएं, कतारसिस करें, आपस में बात करें। वो तो नहीं हो रहा। देखिए, आपने तो बारहा ये मशवरा दे दिया, और भी जो सेम वॉइसेस हैं इस पे उठती रही हैं, ये तो नहीं हो रहा। अब एज फार एज दिस कमीशन इज कंसर्न, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन, इसको कलअदम करार दे सकती है, इस कमीशन को जो हुकूमत ने बनाया? कुछ चीजें नविश्ता दीवार होती हैं, आप मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? पता आपको भी है, पता सबको है। तो फिर हुकूमत तो पहले ही कहती है, जो कह रही है 4-3 का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं 3-2 का फैसला है। वो कहते हैं आप कुछ भी कर लें, आप हम पे कंटेम्प्ट भी लगा लें, हम मानेंगे नहीं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला कोई भी देती है तो फिर हुकूमत कहाँ मानेगी इसको? और हुकूमत नहीं मानेगी तो क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिनकी सरबराही में कमीशन बना हुआ है, वो मान लेंगे? फिर देखिए, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। आप देखें कि जब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जब अंडरवे था, वो प्रेसिडेंट के पास गया हुआ था, और आर्टिकल 75 इन्वोक हो चुका था, तो अभी ना तो वहाँ पे वो दिन पूरे हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉग्निजेंस लेके उसको सस्पेंड कर दिया, और स्टे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर दिया। तो आप देखें, जो हम वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो देख रहे हैं कि उस दिन से लेके आज तक मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने। वो ये समझते हैं कि जो एक्ट बना है, कानून साजी पार्लियामान ने की है, वो दुरुस्त है, और उसके मुताबिक जो मुझे हमें समझ आ रही है, तो अगर मैं किसी ऐसे बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता, और वो नहीं बन रहे, वो ऑफिस वर्क कर रहे हैं, चैम्बर वर्क कर रहे हैं। जी, लास्टली एंड वेरी क्विकली पाशा साहब, ये बताइएगा कि कल क्या होने जा रहा है? क्योंकि कल एक तरफ कमीशन ने 4 लोगों को बुलाया हुआ है कि कमीशन के सामने पेश हो, दूसरी तरफ ये 5 रुकनी बेंच समाअत का आगाज कर देगा। तो कल क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? सर, कमीशन के जो हियरिंग है वो 27 तारीख को है, परसों है। तो कल तो ये बेंच हो जाएगा, मेरा ख्याल है। जो लग रहा है, आप पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जो फॉर्मेशन ऑफ बेंच है उसके मुताबिक तो कल कुछ और ही ऑर्डर हो जाएगा शायद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपके वक्त के लिए। हसन रजा पाशा साहब, चीफ कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे, और बता रहे हैं कि ये बेंच की तश्कील और इसमें मौजूद जजेस से जैसे पहले ये तासुर लिया जाता है कि ये जजेस शामिल है तो फैसला किस तरफ आएगा, कल भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल कमीशन को ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कलअदम करार दे सकती है, क्योंकि उससे अगले दिन जो है फिर इसी कमीशन ने 4 लोगों को बुलाया हुआ है, तलब किया हुआ है कि वो आएँ और अपना मौक़िफ़ पेश करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पॉलिटिकल फील्ड में क्या जोड़ तोड़ हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन सा पंछी कहाँ की उड़ान भर चुका है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में विकटें गिरने का अमल बड़ी तेजी से जारी है और अब की बार बड़े बड़े बुरुज उलट रहे हैं। शीरी मजारी, फवाद चौधरी के बाद गुज़श्ता रात हमने असद उमर का एक प्रेसर देखा जिसमें उन्होंने पार्टी की कोर कमेटी और सेक्रेटरी जनरलशिप से जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन उसके बाद अभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मलिका बुखारी, जिनको रिहा कर दिया गया है, नज़रबंदी के अहकामात भी ख़त्म हो गए हैं, अब वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलवा अफरोज़ होंगी और पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगी। उसके साथ साथ आज बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि आज आयशा गुलालई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो खैर बात कह चुकी थी, लेकिन आज बाकायदा तौर पर काफ लीग में शामिल हो गई हैं। उसके अलावा आज डॉक्टर हैदर अली ने भी पाकिस्तान पीपल्स ज्वाइन कर लिया है। आयशा गुलालई ने जब काफ लीग को ज्वाइन किया तो क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके साथ रखते हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो जमात है जो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जमात है। इस वक्त दो ग्रुप्स खासे मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं, एक मुस्लिम लीग काफ और दूसरा जहांगीर तरीन ग्रुप। ऑन चौधरी ये कह रहे हैं कि 1-1.5 महीने के अंदर सरप्राइजेस मिलेंगे। 2017 में जो पतझड़ हो रही थी उसमें और इसमें फ़र्क यह है कि पाकिस्तान के अंदर 1.5-2 दर्जन सियासतदानों पर मुश्तमिल एक रेवड़ है जिसे इलेक्टेबल्स कहते हैं, और उस वक्त और यही इलेक्टेबल्स जिस भी जमात के पलड़े में होते हैं उस जमात की कामयाबी की जमानत होते हैं। उस वक्त इलेक्टेबल्स बड़ी तेज़ी से गिर रहे थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स, जिनको फ्रंट लाइनर्स कहते हैं, वो बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।